नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति पर डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति रोटेशन, दूसरा परिक्रमण गति रिवोल्यूशन। घूर्णन गति इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर एक्सिस पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम से पूरब की ओर लगातार 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात पृथ्वी पर होता है। ये पृथ्वी है, इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर जो घूर्णन करती है, जो चक्कर लगाती है, उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो ये घूर्णन गति करने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा यानी पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, उस भाग पे दिन होता है, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह भाग रात होता है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी एक घूर्णन कर रही है यहाँ से। अब ये पार्ट, दिन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और रात वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। अब मान लें दिन वाला पार्ट ए था और रात वाला पार्ट बी है, तो ए वाला पार्ट यहाँ चलाएगा, बी वाला पार्ट यहाँ चलाएगा। तो इस पार्ट में दिन हो जाएगा, इस पार्ट में यह पार्ट यहाँ आ गया, इस पार्ट में रात हो जाएगा। तो इसी के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। परिक्रमण गति रिवोल्यूशन, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। उसे ही परिक्रमण गति कहा जाता है, उसे ही वार्षिक गति कहा जाता है। इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, और इसी गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं। 365 दिन लगभग 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो ये 6 घंटा 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है। तो वहीं जो फरवरी 28 दिन का होता है, वो 4 साल पर फरवरी 29 दिन का हो जाता है। यानी एक साल जो बढ़ जाता है 4 साल पर, उसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है, साथ साथ पृथ्वी सूर्य का भी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, जिससे दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, जिससे दिन बड़ा और छोटा होता है एवं ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी के 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री में बांटा गया है, और दक्षिणी गोलार्ध को 90 डिग्री 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री में बांटा गया है।
जब सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। जब सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यानी 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री पर कौन है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। यहाँ पर सूर्य चमकती है कहाँ पे? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जहाँ सूर्य चमकेगा वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। दिन कितना होता है? 14 घंटा 47 मिनट। अब दिन यहाँ बड़ा होगा, 14.5 घंटा का दिन हुआ, तो रात तो छोटा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा। तो यहाँ पे दिन बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटा होगा। इसके विपरीत ये सारी घटनाएं यहाँ घटेगी। सबसे छोटा रात होगा एवं ग्रीष्म ऋतु का समय होगा, समय चेंज होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्यों होगा? सूर्य तो यहाँ पे है, और तो जहाँ जिस एरिया में सूर्य रहेगा वहाँ ज़्यादा लंबा दिन होगा, और जिस एरिया में सूर्य नहीं होगा उस एरिया में लंबा रात होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। अब 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। अब 22 दिसंबर है और सूर्य की किरण यहाँ चमक रही है, यानी किस एरिया में? आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ चमक रहा है 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसके उल्टा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, यानी 22 दिसंबर को सूर्य की मकर रेखा चमका, मकर रेखा पर सूर्य यहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़ा दिन होगा। तो इसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है, और दिन का रात बड़ा होता है, दिन छोटा होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होगा। 21 मार्च और 22 सितंबर 21 मार्च और 22 सितंबर की सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर चमकता है। यहाँ पे जब यहाँ पे सूर्य चमकेगा तो दिन और रात बराबर होगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। सूर्य की किरण यहाँ पर चमका 21 मार्च भूमध्य रेखा पर चमका। भूमध्य रेखा बीच वाला भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है। तो एक भूमध्य रेखा पर चमका, तो भूमध्य रेखा मतलब 21 मार्च को, यानी दिन और रात बराबर होगा। फिर यहाँ आइए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तब मैं यहाँ पे देखिए कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमका, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ सूर्य की किरण कहाँ चमका? भूमध्य रेखा पर चमका 0 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पे बीच वाला पे चमक रहा है, तो दिन और रात बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा पर, यहाँ पे भूमध्य रेखा, यहाँ भूमध्य रेखा, अब यहाँ मकर रेखा पर चमकेगा। तो मकर रेखा पर चमकेगा तो यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगी। अब मौसम परिवर्तन होता रहेगा।
पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य है 1 2 3 यानी तीसरा स्थान है। और आकार के अनुसार पांचवा है। बस पीएम, बस अब ईवीएम चाहिए। ब से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण, आई से ईवीएम, माने 1 2 3 4 और पृथ्वी 5वां नंबर। डेंसिटी घनत्व के आधार पर पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी के पास होता है। इसका घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। इसका घनत्व 0.69 प्रति ग्राम घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है। शनि का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। पानी के घनत्व से कम होता है शनि का घनत्व। तो शनि ग्रह पानी में नहीं डूबेगा, यानी शनि ग्रह पानी के ऊपर तैरता रहेगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ये इसको कहा जाता है ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ये है। तो कितना है? 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। ये है विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास क्या है, कितना है? 12,756 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? एग्जाम में पूछता है ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना है अंतर? 42 किलोमीटर का है। ठीक है। दूसरा पूछता है कि एग्जाम में कि ध्रुवीय महानवृत्त कौन है, कि इसमें से कौन होगा? तो ध्रुवीय महानवृत्त ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव वाला वृत्त हो गया। इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय महानवृत्त। और विषुवतीय महानवृत्त, विषुवत रेखा वाला विषुवतीय महानवृत्त है। पृथ्वी पर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त विषुवतीय महानवृत्त होता है। यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो बनता है वह वृत्त है विषुवतीय महानवृत्त। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, माने 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। अब पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? रेडियस 6,371 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है। 6,371 किलोमीटर पृथ्वी का ही रेडियस हुआ। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल 28 से गुना कर दीजिए। अक्षांश, लेटीट्यूड में लेटा हुआ, इसको अक्षांश होता है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी के 2 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, माने 1-1 डिग्री के अंतराल पर बांटा गया है। ये अक्षांश जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश खींचा गया है। ठीक है। तो इसी को अक्षांश कहा जाता है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। तो टोटल अक्षांश की संख्या कितना हुआ? तो यहाँ 0 से या 90 अक्षांश, यहाँ से 90 अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश है, 0 यहाँ पे है ना, तो 0 डिग्री अक्षांश प्लस 0, यानी टोटल कितना हुआ? 181। अक्षांशों की संख्या 181 हुआ। तो 0 डिग्री अक्षांश हुआ, 90 डिग्री या 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री, 181 डिग्री अक्षांशों की संख्या है। अब अक्षांश रेखा कितना है? तो 0 डिग्री अक्षांश को भी रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर यहाँ तक डिग्री में, लेकिन
90 डिग्री को उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को रेखा नहीं कहा जाता है, दोनों को बिंदु माना जाता है। तो 2 इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो गया, 2 इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो 179। अक्षांशीय रेखा की संख्या कितना 179, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को रेखा नहीं माना जाता है, बिंदु माना जाता है। ये अक्षांश 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश खींचा गया है, 1-1 डिग्री अंतराल पर। तो ये अक्षांश जो है, ये अक्षांशों के बीच, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है, एक अक्षांश ई है या एक अक्षांश ई। इस एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसको कहते हैं देशांतर। उसको क्या कहते हैं, देशांतर। इसको कहते हैं देशांतर। और यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींची हुई है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और उसको उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची हुई है उसे कहते हैं देशांतर। अक्षांश रेखा खींची हुई रहती है पश्चिम से पूरब की ओर, उसे अक्षांश कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची हुई रेखा है उसको कहते हैं उसे कहते हैं देशांतर रेखा। यह रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा रहता है। एक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा रहता है। ठीक है। एक देशांतर और दूसरे देशांतर, 2 देशांतरों के बीच में दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर कितना होता है 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे दूरी पतला होता जाएगा, जैसे जैसे ध्रुवों को जाएंगे दूरी पतला होता जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर समझ गए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने में देशांतर होता है। और अक्षांश होता है पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखा होता है उसे अक्षांश कहा जाता है। ये क्या हुआ, अक्षांश रेखा हुआ, 1-1 डिग्री अंतराल पर खींचा गया है। ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ, 1-1 डिग्री अंतराल पर खींचा हुआ अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसको क्या, अक्षांश रेखा के बीच में जो क्षेत्र है ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। इसके बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है। ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। इसके बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर के बीच जो कॉमन क्षेत्र होता है उसे ग्रिड कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र गौर कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी देखिए यही अक्ष है, इसे कितना झुका हुआ 23.5 डिग्री। ठीक है। तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटा देंगे, यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी पर सबसे गहरा सागर जो है, गहरा भाग है जो मेरियाना गर्त है, उसका गहराई है 11,022 मीटर। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, उसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 2/3 भाग जलीय है और 1/3 भाग स्थलीय है। स्थल भाग है 29% और जलीय भाग है 71%। गोल्डीलॉक्स जोन, सूर्य से किसी भी ग्रह की वह अनुकूलतम दूरी जहां जीवन पाया जाता हो,
ये सूर्य है, 8 ग्रह है। वह कौन सा ग्रह है, वह कौन सा इन्वायरमेंट है जहाँ पे जीवन संभव है, उसी स्थान को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो पृथ्वी पर ही मौजूद है। जो 8 ग्रह है, उस 8 ग्रह में केवल पृथ्वी पर ही गोल्डीलॉक्स जोन उपलब्ध है, बाकी किसी ग्रह पर नहीं है। 4.6 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी गैसों का गोला था। घूर्णन के कारण गैसीय पदार्थ इकट्ठा हो गए किनारे पर। जैसे यहाँ पर गैस है तो यहाँ पर घूर्णन कर रहा है, तो जितना इसमें के जो गैसीय पदार्थ होगा, कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और भूमध्य रेखा पर सारा इकट्ठा होगा। ये भूमध्य रेखा है और ठंडा होकर ठोस हो गया, इसीलिए भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है भाग रहता है और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पर चपटा रहता है। तो पृथ्वी का आकार ना पृथ्वी चपटी है ना पृथ्वी गोला है। जो पृथ्वी का देख रहे हैं अभी, सेम इसी तरह भी पृथ्वी रियल में ही है। यानी पृथ्वी घूर्णन के कारण यहाँ पे भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा हुआ है। पृथ्वी का आकार घूर्णन के कारण ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। पृथ्वी का आकार जियोड है, यानी गोलाभीय है। पृथ्वी का आकार कैसे है? जियोड है, जियोड है यानी गोलाभीय है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।